हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत ही एक अन्य विभाजन जिसे उत्तर के विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं उत्तर का विशाल मैदान। पिछले क्लास की वीडियो में आप लोग दक्षिण प्रायद्वीप पठार के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जाना। आज उत्तर के विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। उत्तर का विशाल मैदान। जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। अब हिमालय से आने वाली नदियाँ और दक्षिण पठार से उत्तर की तरफ जाने वाली नदियों के निक्षेप के जमाव के परिणाम स्वरूप जिस संरचना का निर्माण हुआ उसे मैदान के नाम से जाना गया। चूँकि यह जो है भारत के उत्तर में स्थित है, इस कारण से इसे उत्तर का विशाल मैदान भी कहा जाता है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये हिमालयी नदियां हैं और ये 12मासी होती हैं। सदैव इनमें जल भरा रहता है और प्रवाहित होती रहती हैं और इनके द्वारा लाए गए अवसाद का अधिक से अधिक रोल रहा है इस मैदान के निर्माण में। इस कारण से इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप जरा सा यहाँ पर बोर्ड पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर दूंगा। अब यदि आप देखें तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय भाग है। इसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अब इसी प्रायद्वीपीय पठार और भारत के तटवर्ती क्षेत्र में एक संकीर्ण मैदान पाया जाएगा जिसको तटवर्ती मैदान कहेंगे। उसको भी हम लोग इसी सेशन में ही कवर करेंगे। ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इधर ये सब पर्वतीय भाग हो गया। ये कौन सा हो गया? उत्तर का पर्वतीय भाग हो गया। तो ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। जबकि जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये उत्तर का जो विशाल मैदान है ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र
तक फैला हुआ है और ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें ये हो गया मैदान। तो ये उत्तर का विशाल मैदान, ये उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और ये अब यहाँ पर आप देखें तो ये तटवर्ती क्षेत्र या इनको तटीय मैदान भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो छोटी छोटी बिंदी है इसे तटवर्ती क्षेत्र या मैदान आप कहेंगे। ये फिगर मैं इसलिए बनाया हूँ कि इसका अभी काम लगेगा जब ये तटीय मैदान को बताया जाएगा। तो ये पश्चिमी घाट का, इधर पश्चिमी घाट है तो इसलिए पश्चिमी घाट के तटवर्ती मैदान होंगे। यहाँ ये पूर्वी घाट है तो इधर पूर्वी घाट के तटवर्ती मैदान होंगे। लेकिन इन मैदानों का भी विभाजन किया जाएगा। उससे पहले हम लोग उत्तर के विशाल मैदान को समझ लेते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है ये कैसे निर्मित हुआ है। ये हो गया। अब इनमें यहाँ से चंबल नदी, इसकी सहायक नदी, उप सहायक नदी, सोन नदी, और यहाँ से आने वाली गंगा नदी, यमुना नदी, और इधर सिंधु सतलज नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों को यहाँ पे डिपॉजिट किया गया। जब डिपॉजिट किया गया तो वहाँ पर एक ठोस संरचना का निर्माण हुआ। ठोस का मतलब बहुत ठोस नहीं, बहुत ज़्यादा ठोस नहीं, बस कह सकते हैं कि सेमी रूप में। तो एक ठोस संरचना का निर्माण हुआ जिसे उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हिमालय से आने वाली नदी और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से जाने वाली नदियों के निक्षेप के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी जो कुल लंबाई है तो 3200 किलोमीटर की लंबाई है और इसकी चौड़ाई 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक है। अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उत्तर का विशाल मैदान। अब इसमें आप देखें तो इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण मध्य प्लीस्टोसीन से लेकर मध्य प्लीस्टोसीन से अपर या ऊपरी प्लीस्टोसीन प्लीस्टोसीन में हुआ है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इस मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि इसकी कुल लंबाई बात करें, कुल लंबाई की तो 3200 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है ये कहीं कहीं पर 150 किलोमीटर है तो कहीं कहीं पर 300 किलोमीटर है। तो इसकी जो कुल चौड़ाई है 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक है। ठीक है। अब इसे उत्तर का विशाल मैदान भी कहा जाता है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने सर्वाधिक मात्रा में ला करके अवसादों को यहाँ पर डिपॉजिट किया। डिपॉजिट होने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ। इसलिए इन्हें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसे उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं।
इतना बात क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग इसके भागों को जानेंगे। तो इसके भागों को जानने के लिए सबसे पहले आप समझें कि उच्चावच की दृष्टि से, उच्चावच के दृष्टि से इस मैदान को, इस मैदान को चार भागों में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है। चारों का नाम यहाँ पे मैं नोट कर दूँ। देखिए, उत्तर से दक्षिण यही क्रम रहेगा, उत्तर से दक्षिण यही क्रम भी रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 1 नंबर को आप कहेंगे भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। दूसरे को आप कहेंगे, दूसरे नंबर को तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। तीसरे वाले को आप कहेंगे बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश। और चौथे वाले को कहेंगे खादर प्रदेश। यदि एक संरचना बनाया जाए तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्वत है और इस पर्वत से कोई नदी उद्गमित हो रही है, निकल रही है। ये पर्वत हो गया। इस पर्वत से एक कोई नदी उद्गमित हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पष्ट तरीके से, ये पर्वत हो गया। इस पर्वत का नाम आप निश्चित रूप से शिवालिक शिवालिक कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये शिवालिक हो गया, या इसको आप वाह्य हिमालय भी कह लीजिए। इस शिवालिक से कोई नदी यदि निकले, ठीक है, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। यदि कोई नदी निकल रही है तो ये सबसे पहले शिवालिक के गिरिपद क्षेत्रों में ये शिवालिक से लाए गए बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बालू और चट्टानों के टुकड़े यहाँ डिपॉजिट करेंगे। ये बड़े बड़े, ये जब डिपॉजिट करेंगे जब ये डिपॉजिट होंगे तो इसमें जो नदी होगी, इसमें जो नदी होगी वो अदृश्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नदी है, इन जब पारगम्य चट्टानों से होकर के गुजरेगी तो ये नदी इसमें क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। तो जब विलुप्त हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, तो ये जो भाग कहलाएगा, ये भाग कहलाएगा भाबर प्रदेश। अब इसके बाद तराई वाला क्षेत्र आएगा, इसके दक्षिण में होगा तराई वाला क्षेत्र, तराई वाला क्षेत्र होगा। इसको आप तराई वाला क्षेत्र कहिए। तो जैसे ही इसमें नदी आएगी, यहाँ पर ये दिखाई देने लगेगी, लेकिन यहाँ पर नदी दूर दूर तक फैलेगी। नदी क्या होगी, दूर दूर तक फैलेगी। इस तरीके से दूर दूर तक ये फैल जाएगी नदी। तो इसके फैलने से यहाँ पे दलदल का निर्माण होगा। तो ये दलदली भूमि भी यहाँ पर अधिक पाए जाएंगे, यहाँ पे दलदली भूमि भी अधिक पाए जाएंगे। तो ये जो प्रदेश होगा, ये प्रदेश, ये तराई वाला प्रदेश होगा, ये तराई वाला प्रदेश होगा। तो ये दूसरे नंबर का प्रदेश हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे जा कर के यह नदी का जल
कुछ क्षेत्रों में फैलेगा जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा नवीन मृदाओं का या कह सकते हैं कि नवीन जलोढ़ मृदाओं का निर्माण होगा, जिसे हम खादर कहेंगे, और जो उस बाढ़ के पानी से दूर होगा, ऊंचाई पर स्थित होगा, जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाएगा, तो वहाँ पर नवीन जलोढ़ का निर्माण नहीं होगा, उसे हम बांगर कहेंगे। तो अब इसमें देखिए दो चीज़ें। अब देखिए नदी के सर्वाधिक नज़दीक ये है, ये नदी के सर्वाधिक नज़दीक है, तो यहाँ पर बाढ़ के द्वारा ये नवीनतम जलोढ़ मिलेंगे, यहाँ पे नवीनतम जलोढ़ मिलेंगे, जबकि यहाँ पर बहुत ही न्यूनतम मात्रा में बाढ़ का पानी पहुँच पाता है, या यूँ कह लीजिए कि पहुँच ही नहीं पाता है, जिस कारण से यह अनुपजाऊ के रूप में होता है। इसकी तुलना में ये अनुपजाऊ होता है, लेकिन इन दोनों की तुलना में ये उपजाऊ होता है। तो अब ये देखिए, ये हो गया, सॉरी ये तो खादर में चला गया, ये हो गया बांगर, और ये हो गया ये वाला भाग खादर। मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया ये खादर और ये हो गया बांगर। तो ये क्रम भी पूछता है कि पर्वत से नीचे की तरफ, यानी कह सकते हैं किसी भी पर्वत से नीचे की तरफ आने वाले जो उत्तर के विशाल मैदान है उनका क्रम क्या होता है। तो भाबर, तराई, बांगर और खादर। क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बन सकता है? क्या बन जाएगा, आप बना सकते हैं। भात, इसको बा कर लीजिए, इसको खा कर लीजिए, तो बन गया भात बा खा, है ना। भात बा खा, इसका ट्रिक भी बन जाएगा, भात बा खा। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी बन जाएगा। अब इनके बारे में हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को मैं नोट कर देता हूँ, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर पहले नंबर का डाल दिया जाए भाबर, भाबर प्रदेश। ठीक है, भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश के अंतर्गत यदि आप देखें तो भाबर प्रदेश को शिवालिक, जलोढ़ पंख भी कहते हैं। शिवालिक जलोढ़ पंख भी कहते हैं। शिवालिक से लाई गई चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े इस क्षेत्र में नदियों द्वारा बिछा दिए जाते हैं, इन्हीं को ही बांगर कहेंगे और इन्हीं को आप भाबर कहेंगे। और इनमें नदियाँ विलुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। इसमें क्या होती है, नदियाँ क्या होती हैं, अदृश्य हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं कि अब वो एक पारगम्य चट्टानों के रूप में होता है और नदियाँ उनके रास्तों से होकर के बहती तो जरूर है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देगा। फिर जैसे उस क्षेत्र को पार करती हैं वैसे वो तराई क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो वहाँ पर नदियाँ दिखाई देने लगती हैं। लेकिन तराई क्षेत्रों में क्या होता है कि चारों तरफ नदियाँ बहती हैं, ऐसे 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 चारों तरफ बहती हैं। तो जब चारों तरफ बहेंगी तो उसमें क्या होता है कि नदी के जल के फैलने से कहीं कहीं पर दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत अधिक दलदल भी हो जाते हैं तराई क्षेत्रों में।
ठीक है। तो अभी भाबर को आप लोग समझिए, ठीक। अब इसके बाद ये कृषि योग्य नहीं होती हैं, ये कृषि योग्य नहीं होती। इसमें लंबे लंबे मोटे मोटे घास होते हैं, जिसे हमारे यहाँ तो उसको पतलो कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप लोग समझिए। कि लंबा लंबा होता है, बहुत कड़ा भी होता है, उससे हाथ पैर कट भी सकता है, वो होता है, ठीक है ना। तो लंबे लंबे मोटे मोटे घास होते हैं, इन्हें सवाई घास के नाम से भी जाना जाता है, सवाई घास। अब दूसरा तराई क्षेत्र या तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। तो अब तराई प्रदेश को आप कह सकते हैं कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित प्रदेशों को तराई प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो भाबर के दक्षिण में स्थित है। इसमें एक चीज़ नहीं लिखे है, चौड़ाई 8 से, यहाँ पे चौड़ाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चौड़ाई 8 से, NCERT के डाटा के अनुसार देखा जाए तो 8 से 10 किलोमीटर है, 8 से 10 किलोमीटर है। यदि अन्य किताबों में 8 से 12, 14, 16 किलोमीटर तक भी दिया हुआ है, कहीं कहीं पे 16 है, कहीं कहीं पे 14 भी है। NCERT के डाटा कहता है कि 10 किलोमीटर है। अब तराई प्रदेश का तो सबसे पहले कि भाबर के दक्षिण में स्थित है यह प्रदेश किसी और कलर से लिख दूं, यह प्रदेश भाबर के दक्षिण में स्थित है। यह प्रदेश भाबर के दक्षिण में स्थित है। यदि इसकी चौड़ाई की बात करें, यदि इस जगह 10 से 20 किलोमीटर तक, इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसकी जो रचना होती है तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होती है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कण होते हैं। तो इसकी जो रचना होती है बालू के कण, कह सकते हैं कि सीट और रेत चिकनी मिट्टी से होती है ना। तो रेत, इसकी जो रचना होती है, रेत, चिकनी मिट्टी, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े से होती है। तराई की रचना कैसे होती है? तो इसकी जो रचना होती है छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों से, रेत से, चिकनी की मिट्टी से, इन सब से जो है कि इसकी रचना होती है। अब यहाँ पर जो नदियाँ होती है चारों तरफ फैल जाती हैं, तो नदियों के फैलने से यहाँ पे दलदली भूमि का भी क्या होता है? निर्माण होता है ना। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि नदियों के फैलने से इन क्षेत्रों में नदियों के फैलने से, इन क्षेत्रों में नदियों के फैलने से दलदल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दलदल का निर्माण होता है। अब पूरा दलदली भाग नहीं होता है ना। कैसा नहीं कि दलदल है बस इस क्षेत्र में जाएंगे तो बस हम डबाक से अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे दलदल रहता है, सब जगह नहीं रहता। लेकिन यदि एक जगह भी दलदल है तो वो बहुत ज़्यादातर संक्रमित क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मच्छर का प्रकोप अधिक हो जाता है। तो दलदल का निर्माण होता है, तो इस कारण यहाँ पर मच्छर अधिक होते हैं। यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप अधिक होता है। मच्छरों का प्रकोप क्या होता है? अधिक होता है। संक्रमित क्षेत्र होता है। यहाँ पर मलेरिया नामक जो मच्छरों से फैलने वाले जो रोग होते हैं वो अधिक होते हैं। और यहाँ पर और भी एक चीज़ लिख सकते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों में ही
इन्हीं क्षेत्रों में ही थारू जनजातियों का निवास होता है। अब तराई के बाद बांगर, जो तीसरी होगी वो बांगर होगी। अब इसके बाद तीसरा वाला हो जाएगा बांगर प्रदेश। अब ये जो बांगर प्रदेश है ये उच्च भूमि होती है। कैसी होती है? तो यह उच्च भूमि वाला प्रदेश होता है। उच्च भूमि वाला प्रदेश होता है। उच्च होने के कारण यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। उच्च भूमि वाला प्रदेश होता है जिस कारण बाढ़ का पानी इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता। इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता। ये पुरातन जलोढ़ भी होते हैं। पुरातन जलोढ़ होते हैं। इनका रंग जो हरा होता है, इनका रंग कैसा होता है? तो इनका रंग हरा होता है और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां कैसी होती होंगी? तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। आप लोग देखे होंगे, अब थोड़ा सा ज़माना एडवांस हो गया है, लेकिन आप लोग यदि गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो अब तो खैर मोदी जी तो पूरे गंगवा में पूरा चूल्हा गैस वाला चूल्हा बंटवा दिए हैं। अब तो चूल्हा ख़त्म हो गया। ईंधन वाला, जो ईंधन वाला चूल्हा था, ईंधन का मतलब क्या? लकड़ी, गोईठी, उपली, इससे जो खाना बनता था वो तो ख़त्म हो गया। गांव में भी उसका नामो निशान ख़त्म हो गया। मिट्टी का तेलों ख़त्म हो गया। सब उज्ज्वला योजना इतना फैला दिए मोदी जी कि वो सब ख़त्म हो गया। हम लोग के समय में तो था। तो क्या होता था कि उस चूल्हे को पोतने के लिए मिट्टी आती थी। कहीं तालाब से मिट्टी आती थी, है ना, तो कहीं नदियों के एकदम तटवर्ती भागों से आती थी। तो हम लोग उसको पोतनी मिट्टी कहते थे। तो हम लोग खुद भी जाते थे साइकिल लेकर के, बोरी लेकर के, और किसी विशेष त्योहारों पर, जैसे दिवाली का त्यौहार है या होली का त्यौहार है या अन्य कोई त्यौहार है, तो उस त्यौहार पर अक्सर हम लोग जाते थे, खोद करके मिट्टी को लाते थे। तो जब उस मिट्टी को पोतने से पहले उस चूल्हे पर रात में भिगो दिया जाता था। तो भिगोने के बाद बहुत मुलायम मिट्टी होती थी, बहुत ही मुलायम। भिगोने के बाद उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलते थे, बहुत ही सॉलिड, इतना सॉलिड कि यदि फेंक के मार दीजिए किसी के सर पर तो सर में सीधा घुस जाएगा गोली जैसा। तो वही कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ होती हैं। चूने की अधिकता होती है और ये संग्रहित होकर के बन जाता है। ठीक है, तो ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो इनमें मुख्य रूप से ये हो गया बांगर में। और ये कम उपजाऊ होते हैं। कम उपजाऊ होते हैं। मोटे अनाज हो सकते हैं, थोड़े बहुत मोटे अनाज हो सकते हैं। ठीक है। अब यदि खादर की बात करें तो जो खादर है ये नवीनतम जलोढ़ है और जहाँ तक नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच पाता है वहाँ तक इनका निर्माण होता है। और प्रतिवर्ष खादर में बाढ़ का पानी पहुँचता है। इस कारण से यह प्रत्येक वर्ष नवीन होता रहता है, जिस कारण से यहाँ पर उत्पादक की जो क्षमता होती है, जो उत्पादन की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बहुत अधिक देखने को मिलता है। इससे कछारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो कछारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खादर के बारे में भी जान लिए। बांगर के बारे में थोड़ा सा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर सकते हैं कि ये जो बांगर पाया जाता है, जो बांगर होता है, ये
सतलज के मैदान और गंगा का ऊपरी मैदान में बांगर प्रदेश पाए जाते हैं। सतलज के मैदान और गंगा का जो ऊपरी मैदान होता है वहाँ पर बांगर मैदान या बांगर प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, खादर के बारे में मैंने बता दिया। खादर कुछ है नहीं, ये नवीनतम जरूर होते हैं और ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष नवीनतम मृदाओं का निर्माण होता है। अब हम लोग तटीय मैदानों को देखेंगे। ये जो तटीय मैदान है, यहाँ से यहाँ तक ये तटीय मैदान है। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको मिटाऊंगा, बस यही वाला भाग मिटा रहा हूँ। आप लोग इसको बना लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हेडिंग एक और हो जाएगा, तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान। तो भारत के प्रायद्वीपीय भागों में देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भागों में तट के सहारे एक संकीर्ण रूप में पाई जाने वाली जो पट्टी है, जिसमें नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से यह निर्माण हुआ है, तो इसको तटवर्ती मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये तटवर्ती मैदान है। अब इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में भी इन तटवर्ती मैदानों को कई नामों से जाना जाता है और पूर्वी घाट में भी इन तटवर्ती मैदानों को कई नामों से जाना जाता है। बस यही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है कि इनका नाम क्या है। तो इनके नाम के बारे में आप देखें तो पश्चिम में यहाँ पर ये जो है, यहाँ से लेकर के ये गुजरात है, तो गुजरात से लेकर के पूरा यहाँ तक, तो इससे गुजरात का मैदान क्या कहेंगे, गुजरात का मैदान या गुजरात का क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का, इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गुजरात मैदान या गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये अब यहाँ पर दमन है, यहाँ पे क्या है, दमन है, और यहाँ पर गोवा है, गोवा है, गोवा से यहाँ मंगलौर और मंगलौर से यहाँ कन्याकुमारी। ठीक है, तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक। अब देखें कि ये जो भाग है दमन से लेकर के गोवा तक, इसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण के नाम से। तो ये हो गया कोंकण तट। क्या हो गया, कोंकण तट। अब गोवा से मंगलौर तक, गोवा से मंगलौर तक, तो गोवा से जो मंगलौर तक है इसे कन्नड़ तट। कौन सा तट, तो इसे कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट। अब इसके बाद मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक वाले भाग को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट। और इसी मालाबार तट से ही सर्वप्रथम मानसूनी हवा टकराती है और वर्षा करती है। क्या करती है, वर्षा करती है। अब ये चैप्टर तो मैं आप लोग को बताऊंगा
जब जलवायु आएगा भारत के जलवायु और मानसून में। अब इसी प्रकार से यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक। तो यहाँ पर आप इसे उड़ीसा वाले भाग को यहाँ पर आप इसे उत्कल तट क्या कहेंगे, उत्कल तट, या इसी को उड़ीसा मैदान कहेंगे। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को ये थोड़ा सा यहाँ तक रहेगा, तो ये आंध्र प्रदेश में इसे आंध्रा तट, और तमिलनाडु की तरफ इसे मालाबार है, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट है। ठीक है। आंध्रा तट, इसी को एक और नाम दे सकते हैं काकी नाडा का तट, काकी नाडा तट। बस तटों में यही इतना जानना था, बहुत इसमें विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना मालूम रहे कि जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की तरफ जो तट हैं उनको कितने नामों से जाना जाता है। तो इधर गुजरात वाला जो क्षेत्र है उसे गुजरात मैदान या गुजरात तट के नाम से जाना जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर दमन से लेकर के गोवा तक इसे कोंकण तट, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलौर तक इसे कन्नड़ तट कहेंगे, मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो केरल वाला भाग है इसे मालाबार तट कहेंगे। अब उसके बाद उड़ीसा वाला जो भाग होगा इसे उत्कल तट या उड़ीसा का मैदान कहते हैं। जैसे आप लोग यदि उत्कल न जानते हों तो आप लोग इसका जिक्र सुने होंगे इतिहास में, उत्कल का आप लोग जिक्र सुने होंगे, और राष्ट्रगान में भी उत्कल शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग राष्ट्रगान को देखें, और न हो तो उसको बल्कि गा करके देख रहे हैं कि उत्कल कहीं ना कहीं शब्द आएगा। उसके बाद आंध्रा तट है, इसी को काकीनाडा कहेंगे, और कोरोमंडल तट हो गया। ठीक है। तो बस इन्हीं तटों को जानना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के जो द्वीप हैं, ठीक है ना, जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कुछ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इधर दमन दीव, गोवा, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है, तो इन सब द्वीपों के बारे में हम लोग बिल्कुल एक मानचित्र के माध्यम से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आज का भी जो सेशन रहा ये भी विस्तार पूर्वक रहा और मैप के माध्यम से ही आप लोग सब कुछ समझ गए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ भी आता होगा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।